सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का वीडियो सेकंड ग्रेड के जो 2013 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत उन सभी को देखेंगे और इनके उत्तरों को भी हम देखेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी के द्वारा मानी गई है, जो उत्तर इनके स्वीकार किए गए हैं वो उत्तर भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हम सेकंड ग्रेड के 3-4 पेपर हल कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर हल कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो उसी श्रृंखला में आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है इत संज्ञा का विधान करने वाला? हलन्त्यम। देखिए अदर्शनम लोपः जो है वो लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है और तस्य लोपः जो सूत्र है वो इत संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है। लेकिन इन चारों में से जो इत संज्ञा का विधान करता है वो है हलन्त्यम। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो हलो अनंतरा संयोगः। ये संयोग संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है जो ये कहता है कि अचों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वयो व्यंजनयो मध्य, दो व्यंजन के मध्य संयोग संज्ञा होगी। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। निम्नलिखित में से किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुई है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि संहिता संज्ञा क्या होती है। तो संहिता का विधान करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात एक तरह से संधि का विधान करने वाला सूत्र भी इसको कहा जाता है कि जो वर्णों का अत्यधिक सामीप्य है वो संहिता कहा जाता है। तो कौन से पद में यहाँ पर संधि आपको दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उप प्लस इंद्रः। इसमें ये जो अत्यधिक समीप दो हैं वर्ण अ और ई, इन दोनों के मध्य संहिता हुई है, संधि हुई है। रामस्य जो है ये षष्ठी का पद है, कमलम में भी कोई संधि नहीं है, अचलह में भी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाः उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान हैं? तो ये जो प्रश्न है ये डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। वैसे तो जो संस्कृत वर्णमाला में 7 उच्चारण स्थानों की बात की गई है, 11 सूत्र बताए गए हैं उच्चारण स्थानों के लिए, लेकिन आरपीएससी ने उस समय इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। पांचवा प्रश्न है, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऋतु लसानाम दंता। क्या होएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। छठा प्रश्न है, सुप्तिंगंतम भवति। ये देखिए ये प्रश्न हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं तो पद संज्ञा से संबंधित ये प्रश्न हर में रिपीट हुआ है। इसके अतिरिक्त सवर्ण संज्ञा से संबंधित प्रश्न लगातार रिपीट होते रहे हैं। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। संज्ञा से संबंधित जो प्रकरण है उसको अच्छे से पढ़ना है कि किस किस कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, किस नाम से कौन क्या जाने जाते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो की मदद भी ले सकते हैं। चैनल पर आपको संज्ञा परिभाषाओं से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से या फिर एनसीईआरटी व्याकरण वीथी पुस्तक की एक प्लेलिस्ट है, उन दोनों से संज्ञा से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? सुप और जो तिंगंत होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी होती है पद संज्ञा, सुप्तिंगंतम पदम। सातवां प्रश्न है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। आठवां प्रश्न है, देखिए सवर्ण संज्ञा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर भी आ गया है। हर प्रश्न पत्र में सवर्ण संज्ञा से संबंधित और पद संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो तुल्याश्य प्रयत्नो सवर्णम। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नवा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषत् स्पृष्टा वर्णा चेतव्या। निम्नलिखित वर्णों में से कौन से ईषत् स्पृष्ट वर्ण है? तो यहां पर हो जाएंगे य, र, ल, व।
10वां प्रश्न है अधोलिखितेषु यण संधे रूपम विद्यते, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का रूप है? तो प्रत्युपकारः जो पहला है, इसी में प्रति प्लस उपकारः प्रत्युपकारः, इसमें ई के स्थान पर या आदेश हुआ है परे अच रहते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। गंगोगः में वृद्धि है, मार्तंडः में वृद्धि है, विद्यालय में है दीर्घ संधि, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भावकः पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति, भावकः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भावकः का हो जाएगा भौ प्लस अकः भावकः, औ के स्थान पर आव आदेश होकर यहाँ पर भावकः पद अयादि संधि के अंतर्गत बनता है। स्तुत्व प्रकरणे कतिचित् जना पदस्य संधि विच्छेदः शात्, कतिचित् जना पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर कदिचित प्लस जना ये सही उत्तर माना गया है आरपीएससी के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर है कतिचित जना। वस्तुतः इसमें कतिचित हो सकता है, उसके बाद इसमें जशत्व होकर चिद हुआ है, फिर जशत्व हुआ है, च्युत हुआ है, कई प्रकार के विधान यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जो सही उत्तर आरपीएससी के द्वारा माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है स्टुनास्तु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, स्टुनास्तु सूत्र के अनुसार अधिष्ठाता पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है शंभु राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति, शंभु राजते में संधि पद क्या होगा? तो मैं आपको जब प्रश्न पत्र हल करवा रही हूं तो लगभग मैंने हर प्रश्न पत्र में आपको एक बात बोली है कि विसर्ग संधि में एक तो है रोरी सूत्र, एक है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अर्ण, इसके अतिरिक्त हशिच, ये 3 सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतोरोर प्लुतात प्लुते, क्योंकि इनसे हर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर आपने ड्रलोपे सूत्र अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा शंभु प्लस राजते में संधि होकर क्या पद बनता है? यहाँ पर बनेगा शंभु राजते। 15वां प्रश्न है कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न प्लस अस्ति नास्ति। 16वां प्रश्न है झलाम जशो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, झलाम जशो अन्ते सूत्र का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वाक प्लस ईसह वाक ईशः, ऑप्शन नंबर 4। 17वां प्रश्न है अधोलिखितेषु हल संधे शुद्ध रूपम नास्ति, निम्नलिखित में से कौन सा हल संधि का शुद्ध रूप नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रणश्यति, यहाँ पर जो शुद्ध बनेगा वो होगा प्रणश्यति, इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 18वां प्रश्न है अधोलिखितेषु पर रूप संधे रूपम अस्ति, निम्नलिखित में से पर रूप संधि का रूप कौन सा है? तो मनीषा, इसमें मनस प्लस ईशा इस तरह से विच्छेद होता है, और टी के जो संपूर्ण टी है यहाँ पर उसको पर रूप हो जाता है शकंदादिसु पर रूप वाच्यम एक सूत्र है उसके अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 19वां प्रश्न है समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति, समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा है। जब समास का हमने अध्ययन किया था विस्तृत रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो वहां पर मैंने आपको स्पष्टतः बताया था कि अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या होगी, तो आप कहेंगे समसनम समासः। 20वां प्रश्न है शैलोन्नतः उदाहरणम अस्ति, शैलोन्नतः किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा शैलेन इव उन्नतः शैलोन्नतः, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। 21वां प्रश्न है पंचानाम पात्राणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? तो पंचानाम पात्राणाम समाहारः में द्विगु समास होकर पद बनेगा पंच पात्रम। यहाँ पर पात्र युग भुवन इत्यादि जो अकारांत शब्द हैं उनमें नपुंसकलिंग हो जाता है, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है, तो इसके लिए आप द्विगु समास से संबंधित वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से मिलेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 22वां प्रश्न है पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह शात, पाषाण हृदय पद का समास विग्रह क्या होगा?
तो पाषाणवत हृदयम यस्य सह पाषाण हृदय, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है छत्रोपहनम पदे समास अस्ति। छत्रोपहनम पद में कौन सा समास है? तो छत्रम चोपहनम च, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर 4। 24वां प्रश्न है उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो कृष्णस्य समीपम, इस भाव में उप के साथ उपव्यय का समास होकर पद बनता है उपकृष्णम, ऑप्शन नंबर 3। 25वां प्रश्न है द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। द्विजार्था में क्या समास विग्रह होगा? तो देखने से हमें पता चल रहा है स्त्रीलिंग का पद है ये, तो यहां पर इसका जो समस्त विग्रह वाक्य है वो हो जाएगा द्विजाय इयम द्विजार्था। इसके विषय में भी हमने विस्तृत रूप से बात की थी कि द्विजार्थ, द्विजार्था और द्विजार्थम, इन तीनों में किस तरह से देखकर हम पहचान सकते हैं। तो यहां पर स्त्रीलिंग का पद होने के कारण इसका विग्रह होगा द्विजाय इयम द्विजार्था। अगला प्रश्न है अक्षशौंडः इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। इसका लौकिक विग्रह क्या है? तो अक्षेषु शौंडः अक्षशौंडः। 27वां प्रश्न है अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। अनुरूपम पद का विग्रह क्या होगा? तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 28वां प्रश्न है क्षत्रि प्रत्यांते शब्दे प्रत्यय अवशिष्यते। क्षत्रि प्रत्यांत शब्द में प्रत्यय का क्या अवशिष्ट रहता है? तो प्रत्यय का रहता है इसमें अत अवशिष्ट, क्योंकि री और श की इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है और अत शेष रहता है। 29वां प्रश्न है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः। लभ्यम में कौन सी प्रकृति है और कौन सा पद है? तो लब धातु से यत प्रत्यय करके पद बनता है लभ्यम। 30वां प्रश्न है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय योगेन शब्दः निष्पद्यते। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय करके क्या पद बनता है? तो इससे बनता है द्रष्टुम। 31वां प्रश्न है घय प्रत्यांतस्य रागः शब्दस्य व्याकरण सम्मतः अर्थः अस्ति। राग शब्द जिसमें कि घय प्रत्यय लगा हुआ है उसका व्याकरण सम्मत अर्थ क्या होगा? तो रंजन द्रव्यम, ये इसका व्याकरण सम्मत अर्थ होगा। 32वां प्रश्न है स्तुत्यः इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। स्तुत्यः में कौन सा प्रत्यय है? तो स्तु धातु में कौन सा प्रत्यय होता है? क्यप प्रत्यय, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 33वां प्रश्न है तल प्रत्यांतम पदम अस्ति। तल प्रत्यांत पद है गंता बंधुता पठिता हसिता, तो कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर है हसिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है छिद प्लस तः प्रत्यय सति पदम स्यात्। छिद में कत प्रत्यय करके क्या पद बनता है? तो पद बनता है छिन्नः। 35वां प्रश्न है कृतवान इति पदे क्री धातु प्रत्यय स्यात्। कृतवान में क्री धातु से कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय धातुओं के साथ होने वाला प्रत्यय है, भूतकाल के अर्थ में होने वाला प्रत्यय है और इससे बने हुए जो शब्द हैं उनके अंत में वान मान दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सानच में भी वान मान दिखाई देता है, वतुप में भी वान मान दिखाई देता है। तो हम कैसे पहचाने शब्द को देखकर कि इन तीनों में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इससे संबंधित भी एक वीडियो चैनल पर है, आप ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे तो प्रत्यय प्रयोगः न कृतः। किस पद में कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभूत पद में। 37वां प्रश्न है पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम चिनुत। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का पद क्या बनेगा? तो द्वितीय बहुवचन में पद बनेगा पितृन। 38वां प्रश्न है पत्यौ पदम अस्ति। पत्यौ पद किस विभक्ति वचन का है? तो ये पद है सप्तमी एक वचन का। 39वां प्रश्न है भूभृत शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम अस्ति। देखिए भूभृत के रूप बार बार पूछे जा रहे हैं, पति के रूप बार बार पूछे जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त सखी से संबंधित रूप भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इन रूपों को तो अच्छे से याद कर लीजिए। शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित 10-12 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इस टॉपिक को लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे आप मेरिट में
आगे के स्थान पर भी आ सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों की वजह से आप सिलेक्शन से चूक भी सकते हैं। तो शब्द रूप और धातु रूप आज से ही याद करना प्रारंभ कर दीजिए और कुछ समय के बाद इनका रिवीजन करते रहिए, जिससे आप इनको भूले नहीं, क्योंकि ये आपके लिए सिलेक्शन में बहुत ही अहम साबित होंगे। तो भूभृत शब्द का द्वितीय बहुवचन का पद क्या होता है? तो ये हो जाएगा भूभृतः। 40वां प्रश्न है शब्द रूपेषु आत्मनः पदम अस्ति। आत्मनः पद कौन सी विभक्ति वचन का है? तो ये हो जाएगा पंचमी एकवचन। 41वां प्रश्न है धेनु शब्दस्य तृतीया एकवचनम अस्ति। तो क्या होगा धेनु का तृतीय एकवचन का रूप? तो यहां पर हो जाएगा धेन्वा। 42वां प्रश्न है वारी शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम अस्ति। पंचमी एकवचन में वारी का क्या रूप बनता है? तो बनता है वारिणः। 43वां प्रश्न है पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीया बहुवचनम अस्ति। पुल्लिंग में इदम में तृतीया और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पुल्लिंग में पद बनेगा एभी। 44वां प्रश्न है जगति शब्द रूपम स्यात्। जगति शब्द रूप किसका है? तो जगति, भूभृति, इस प्रकार के ई वाले जो अंत वाले होते हैं ये ज्यादातर कहां पर होते हैं? सप्तमी एकवचन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 45वां प्रश्न है अधोलिखितेषु हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम नास्ति। पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरये। तो क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर हो जाएगा हरये। 46वां प्रश्न है इष धातो लोट लकारस्य अन्य पुरुषे एक वचनम अस्ति। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, लोट लकार के रूप यहाँ पर सही नहीं तरीके से लिखे गए, तो ये प्रश्न डिलीट हो गया है। 47वां प्रश्न है त्यज धातो लृट लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति। त्यज धातु लृट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा त्यक्षतः। देखिए धातुओं में त्यज बार बार पूछी जा रही है, इश बार बार पूछी जा रही है, पक्ष, पच जो धातु है वो उसके रूप बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो रूप हैं थोड़े अलग तरीके से बनते हैं लृट लकार में। तो आप इन रूपों को अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है दा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। दा धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा दध्यात्। 49वां प्रश्न है नृत धातु लृट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। नृत धातु लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा नर्तिष्यामि। क्री धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो यहां पर बनेगा करवाणी। 51वां प्रश्न है पृच्छ धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुषे बहुवचनम अस्ति। तो क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर हो जाएगा प्रक्ष्यामः। तो आपको प्रच्छ, पच, याच, त्यज इनके लृट लकार के रूप स्पेशली याद रखने हैं क्योंकि थोड़े से अलग तरीके से ये रूप बनते हैं, इसलिए ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति। क्या पद बनेगा? तो बहुवचन में घनंती रूप बनता है जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है चुर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो ये हो जाएगा चोर या महाई, इस प्रकार से। 54वां प्रश्न है वृत्त धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। वृत्त धातु का लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या बनता है? तो ये हो जाएगा वर्तश्यामः। 55वां प्रश्न है इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्यानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो देखिए एक है इदानीं, एक है प्रातः, एक है उच्चैः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 3 अव्यय इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सह शनै चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर अव्यय का क्या अर्थ है? तो शनै जो अव्यय है उसका अर्थ होता है मंदगत्या, मंद गति से।
57वां प्रश्न है विद्वांसं किल आश्रयेयुः विद्यार्थिनः इत्यत्र किल अव्ययस्य अर्थः अस्ति। किल अव्यय का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो सामान्य रूपेण निश्चयार्थे। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो किल का अर्थ आप याद रखिए, सामान्य रूप से निश्चयात्मक अर्थ में किल अव्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है धिक इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। धिक अव्यय का क्या अर्थ होता है, तो भर्त्सना करना, धिक्कार करना, ये होता है धिक अव्यय का अर्थ। अगला प्रश्न है नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। नमे के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, चतुर्थी। 60वां प्रश्न है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति। पुनः अव्यय का क्या अर्थ है, तो पुनः का यहाँ पर अर्थ है पुनरावृत्ति। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, पूछा गया है किसी और परीक्षा में। 61वां प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। खलु अव्यय का क्या अर्थ है, तो खलु अव्यय जो है वो निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 62वां प्रश्न है चिरम अव्ययस्य अर्थम अस्ति। चिरम अव्यय का क्या अर्थ होता है, तो चिरम का अर्थ है दीर्घकालम। 63वां प्रश्न है ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। अनुनय शंका वार्ता नियमः। तो यहाँ पर ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो ये नॉन डिबेटेबल है, आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। 64वां प्रश्न है उपसर्ग प्रयोगेण धात्वर्थस्य भवति। उपसर्ग के प्रयोग से धातु का अर्थ होता है, क्या होता है, तो धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है उपसर्ग के प्रयोग से। 65वां प्रश्न है प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातु घय प्रत्यय योगे अर्थः अस्ति। प्रपूर्वक ह्री धातु में घय प्रत्यय करके क्या पद बन जाता है, प्रहारः, और उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होगा आघात। 66वां प्रश्न है अनु उपसर्ग पूर्वकस्य क्री धातु निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्थः अस्ति। अनुकरोति शब्द का क्या अर्थ होगा, तो अनुवर्तनम करोति अनुकरोति, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग पूर्वकस्य आप धातु तिन प्रत्यय योगे अर्थः भविष्यति। तो सम पूर्वक आप धातु और कितिन प्रत्यय, तो पद बन जाएगा समाप्ति। इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा समाप्ति पूर्ति वा। 68वां प्रश्न है भक्तः शिवम उपासते इत्यत्र उपासते पदस्य अर्थः अस्ति। उपासते पद का क्या अर्थ है, तो उपासते का अर्थ है पूजाम करोति। अगला प्रश्न है अति प्लस चरति इत्यस्य अर्थः अस्ति। अति प्लस चरति का क्या अर्थ हो जाएगा, तो अत्यधिकम चरति अति चरति। अगला प्रश्न है आ उपसर्ग पूर्वकस्य दिश धातु निष्पन्नस्य आदिशति पदस्य अर्थः अस्ति। आदिशति पद का क्या अर्थ होगा, तो आज्ञाम ददाति आदिशति। 71वां प्रश्न है सा मयि न प्रत्येति। अस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति। प्रत्येति पद का क्या अभिप्राय है यहाँ पर, तो प्रत्येति का अभिप्राय है विश्वास, उसको मेरा विश्वास नहीं है, इस अर्थ में यहाँ पर ये प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है सर्वथा निरक्षरः अस्ति सः। अत्र निर उपसर्ग पूर्वकस्य निरक्षरः पदस्य व्याकरण सम्मतः अर्थः अस्ति। तो निरक्षर जो पद है इसका व्याकरण सम्मत अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षर ज्ञान रहितः। 73वां प्रश्न है चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्यम भविष्यति। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो ये देखिए जो पद दिए गए हैं पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के, उसी के अनुसार यहाँ पर इन पदों को बनाना है। तो क्या हो जाएगा, जो पहले है उसको कन्या के अनुसार स्त्रीलिंग का पद बनाएंगे और जो दूसरा है उसमें फलानी के अनुसार बनाएंगे नपुंसकलिंग का पद। तो यहाँ पर हो जाएगा चतस्रः कन्याः चत्वारि फलानि खादन्ति। अगला प्रश्न है राम भोजन मोहन से भोजन पकवाता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः विद्यते। संस्कृत अनुवाद क्या होगा इसका, तो रामः मोहनेन भोजनम पाचयति, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे घर के चारों ओर पर्वत है। तो इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा,
तो परितः के अर्थ में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मम गृहम परितः पर्वता सन्ति। अगला प्रश्न है नमो भगवन्तं वासुदेवम उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति। क्या शुद्ध रूप बनेगा? तो नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहां पर हो जाएगा नमो भगवते वासुदेवाय। अगला प्रश्न है परमात्मा की इस महिमा को देखो। संस्कृत भाषायां वाक्यस्य शुद्धानुवादः भविष्यति। क्या शुद्ध अनुवाद होगा इसका? तो इसका हो जाएगा परमात्मनः इमं महिमानं पश्य। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मानव पुण्य का फल चाहते हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इसका क्या संस्कृत अनुवाद होगा? तो मानवः पुण्यस्य फलम इच्छन्ति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स इमं स्त्रीम अपश्यत रेखांकिते शुद्ध पदम भविष्यति। तो स्त्री की विशेषता को बताने वाला स्त्री के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, तो स्त्रीलिंग का पद ही यहाँ पर हम प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इमाम। स इमाम स्त्रीम अपश्यत। अगला प्रश्न है सर्वाणाम प्रियो हरि रेखांकिते शुद्ध पदम अस्ति। क्या शुद्ध पद होगा? सभी को हरि प्रिय होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वेशाम प्रियो हरि। 81वां प्रश्न है राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। क्या संस्कृत अनुवाद होगा? तो रामात धनम स्वीकरोतु। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 82वां प्रश्न है अधोलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति अस्ति। अश्वघोष की कृति कौन सी है? तो अश्वघोष की कृति है शारिपुत्र प्रकरणम। 83वां प्रश्न है भारवी काव्ये सर्गाणाम संख्या वर्तते। भारवी के काव्य में कितने सर्ग हैं? तो भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है जिसमें है 18 सर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 84वां प्रश्न है कवे सुबंधो रचना वर्तते। सुबंधो की रचना कौन सी है? तो सुबंधु के द्वारा वासव दत्ता की रचना की गई है। अगला प्रश्न है पदलालित्ये प्रसिद्धस्य गद्यकारस्य नाम अस्ति। पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दंडिनः पदलालित्यम। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 86वां प्रश्न है कवे अश्वघोषस्य मातुः नाम आसीत। अश्वघोष की माता का क्या नाम था? तो अश्वघोष कवि के विषय में हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक या जिनको पूछे जाने की संभावना है उसके अनुसार हमने पढ़ा है। अश्वघोष नहीं, वस्तुतः हमने सेकंड ग्रेड के अनुसार जितने भी पाठ्यक्रम में टॉपिक हैं सभी का सीरीज वाइज अध्ययन किया है, क्रम से अध्ययन किया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको पता नहीं है तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक एक प्लेलिस्ट है जिससे आप सारा पाठ्यक्रम निःशुल्क देख सकते हैं, क्रम से देख सकते हैं, व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या नाम है? अश्वघोष की माता का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा सुवर्णाक्षी। 87वां प्रश्न है संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते। विदूषक रहित नाटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षसम। 88वां प्रश्न है भाष्यस्य महाभारत आधारितानां नाटकानां संख्या वर्तते। भाष ने महाभारत पर आधारित कितने नाटक लिखे हैं? तो ये हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है भट्ट मथुरा नाथ शास्त्रिना रचितस्य भक्ति काव्यस्य नाम अस्ति। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा लिखे गए भक्ति काव्य का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा गोविंद वैभवम। 90वां प्रश्न है जीवनस्य पृष्ठद्वयम् रचना अस्ति। किसकी रचना है? तो ये रचना है कलानाथ शास्त्री की। 91वां प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं करणम् इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। साधकतमं करणम् इस सूत्र के द्वारा किस पद में तृतीया विभक्ति हुई है? तो रामेण और बाणेन, यहाँ पर 2 पदों में तृतीया है, तो जो बाणेन पद है इसमें साधकतमं करणम से तृतीया हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 92वां प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सप्तमी विभक्ति का विधान करने वाला ये सूत्र है। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है गोषु दुह्यमानाशु गतः, तो निश्चित रूप से आपको याद आया होगा, यहाँ पर हो जाएगा भावेन भाव लक्षणम। अगला प्रश्न है
देखिए जनि कर्तु प्रकृति जो सूत्र है, इससे संबंधित प्रश्न मैंने हर प्रश्न पत्र में देखा है। तो आप जनि कर्तु प्रकृति जो सूत्र है कारक में, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके उदाहरणों को अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते। अपादान कौन से पद में है? तो अपादान है ब्रह्मणः पद में, और इसी से यहाँ पर जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति इसमें हुई है। अगला प्रश्न है अधिसिंगस्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। किसकी कर्म संज्ञा इसमें होती है? तो अधिपूर्वक सिंग स्था और आस धातु का जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये बात मैं बार बार करती रही हूं इस सूत्र के संबंध में। तो इसमें हो जाएगा आधारस्य। 95वां प्रश्न है कर्तरी कर्मणो कृति इति अनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। किस विभक्ति का विधान किया जाता है? षष्ठी का। 96वां प्रश्न है रुच धातु योगे का विभक्ति भवति। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, चतुर्थी विभक्ति। 97वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम अस्ति अहम प्रासादात पतामी। तो यही वाक्य शुद्ध है, मैं प्रसाद से गिरता हूं। तो अपादान यहाँ पर है और उसी के लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। 98वां प्रश्न है सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये जो स्थाल्याम पद है ये कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ है? तो ये हो जाएगा सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 99वां प्रश्न है सर्वत्र लघु पंचमम इति लक्षणांशः कस्य छंदसः वर्तते। तो पता होगा आपको, ये है अनुष्टुप छंद का लक्षण। अगला प्रश्न है चतुर्भी यकारई। देखिए भुजंग प्रयात से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप भुजंग प्रयात का लक्षण अच्छे से याद रखिए। चतुर्भी यकारई इति अनेन किम छंदो वर्तते। किस छंद में होता है? तो भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, भुजंग प्रयात छंद में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है वसंत तिलकम इत्यस्य छंदसः एकस्मिन् पादे अक्षर संख्या खाली स्थान भवति। वसंत तिलका छंद में कितने होते हैं वर्ण? इसमें होते हैं 14 वर्ण। एक पाद में 14 वर्ण, 14 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम इत्यस्मिन् श्लोकांशे किम छंदः। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो छंद में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ण देखकर, गण व्यवस्था देखकर छंद पता कर सकते हैं। तो कौन सा छंद है यहाँ पर? यहाँ पर है द्रुत विलंबित छंद। अगला प्रश्न है मिश्रितम छंदो भवति। मिश्रित छंद कौन सा होता है? तो मिश्रित छंद होता है उपजाति, जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है प्रतिपादम 21 वर्णात्मकम किम छंदः। 21 वर्णों वाला प्रतिपाद, ऐसा कौन सा छंद होता है जिसके प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं? तो वो होता है शृगधरा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 105वां प्रश्न है विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम इति पद्यांशे किम नाम छंदः। कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें हो जाएगा शार्दूल विक्रीडित छंद। अगला प्रश्न है रसई रुद्रैश छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी इत्यत्र रुद्रै इति पदेन कस्या संख्याया संकेतम भवति। किस संख्या का संकेत किया गया है रुद्र पद के द्वारा? तो इसमें किया गया है 11 का। 11 संख्या का रुद्र का तात्पर्य होता है 11 रुद्र होते हैं। देखिए छंद से संबंधित 2 ही वीडियोस हैं चैनल पर, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। छंद नाम से ही प्लेलिस्ट है जिसमें केवल 2 वीडियो हैं, हालांकि थोड़े लंबे हैं, लेकिन अगर आप उन 2 वीडियोस को देख लेते हैं तो छंद से संबंधित कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। वहां पर हमने इन सारे लक्षण शब्दों की भी बात की है कि रुद्र का क्या तात्पर्य होता है, सूर्य का क्या तात्पर्य होता है। इसके अतिरिक्त और भी बातें हमने वहां पर की हैं, तो आप छंद से संबंधित वो वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अपि संभवति। अनुप्रास अलंकार में किसका वैषम्य हो सकता है? तो स्वर का वैषम्य अनुप्रास अलंकार में हो सकता है, वर्ण साम्यता वहां पर होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है श्रुतिव अर्थम स्मृति अनुगच्छत इत्यत्र को अलंकारः, कौन सा अलंकार है? तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, बार बार ये पूछा जाता रहा है उपमा के संबंध में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षतीव अंजनम नभः असत पुरुषे सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। तो ये पद्य हमने पढ़ा था अलंकारों के संबंध में, जहां पर मैंने बात की थी कि अगर क्रिया के साथ ईव पद आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुः अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। अगर आपसे हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पद्य पढ़ते ही याद आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्योंकि इस अलंकार के विषय में हमने बात की थी, इसी पद्य के विषय में बात की थी कि ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता रहा है। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है स्वभावोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है उपमानात् उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते। जहां पर उपमान से उपमेय की अधिकता होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए ये होता है व्यतिरेक अलंकार। और व्यतिरेक अलंकार से संबंधित प्रश्न 3 प्रश्न पत्र अभी तक हमने हल किए हैं, उनमें से 2 में प्रश्न पूछा गया है, तो व्यतिरेक अलंकार को आप अच्छे से पढ़िए, इसके जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं उनको अच्छे से पढ़िए और इस बात को समझ लीजिए कि जहां पर उपमान से ज्यादा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, जहां पर चंद्रमा से ज्यादा मुख को श्रेष्ठ बताया जाए, उल्टी बात हो जाए कि मुख ज्यादा श्रेष्ठ है चंद्रमा से, उल्टा जहां पर हो वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है अभवत वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। कौन से अलंकार का लक्षण है? तो ये है निदर्शना अलंकार का लक्षण। अगला है अप्रस्तुत प्रस्तुतयो एक धर्माभिसंबंधः इति कस्मिन् अलंकारे भवति। प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों का ही एक धर्म से अभिसंबंध जहां पर हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार। अगला प्रश्न है कस्य अलंकारस्य लक्षणे प्रामुख्येन स्थाणु वा पुरुषो वा इति भावो विद्यते। तो भ्रांतिमान अपनुति श्लेषः संदेह। अब देखिए यहां पर ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है आरपीसी के द्वारा, क्योंकि संदेह अलंकार भ्रांतिमान अलंकार जब हमने पढ़े थे तो वहां पर हमने बात की थी कि जहां पर स्थाणु है कि पुरुष है, इस प्रकार का जहां पर संशय हो वहां पर संदेह होता है, लेकिन संदेह अलंकार नहीं होता, क्योंकि जो संदेह अलंकार है वो कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसी कंफ्यूजन में ये प्रश्न जो है ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जहां पर कवि प्रतिभा के द्वारा संदेह उत्पन्न कर दिया जाए, संशय उत्पन्न कर दिया जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है दीर्घतमा कस्य सूक्तस्य ऋषि विद्यते। दीर्घतमा किस सूक्त के ऋषि हैं? तो दीर्घतमा है विष्णु सूक्त के ऋषि। अगला प्रश्न है स देवाम एह वक्षति इत्यत्र सह इति पदेन को देवो अभिप्रेतः। तो हमने सूक्त अच्छे से पढ़े हैं, 2 तरीकों से पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद आया होगा किसके लिए कहा गया है ये सहपद? ये कहा गया है अग्नि के लिए, कि वो अग्निदेव सभी देवों के साथ यहाँ पर आए, यज्ञ में आए। अगला प्रश्न है इंद्र सूक्ते प्रयुक्तम छंदो वर्तते। इंद्र सूक्त में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। 118वां प्रश्न है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो अस्ति। कौन से सूक्त का ये अंश है? तो पुरुष सूक्त के अंतर्गत जहां पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वहां पर ये उल्लेख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है गीतानुसारेण स्थित धी खाली स्थान उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूरयत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्थित धी मुनि उच्यते। 120वां प्रश्न है न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः पंक्ति इयं कम उद्देश्य उदीरिता। किसको उद्देश्य करके ये पंक्ति कही गई है? किसके विषय में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है आत्मा के विषय में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 121वां प्रश्न है ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य कतमो अध्यायो वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 40वां अध्याय।
122वां प्रश्न है न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति। किस कर्म का यहाँ पर वर्णन है? अनासक्त कर्म, ज्ञान कर्म, यज्ञ कर्म या आसक्त कर्म। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछने का तरीका है ये सही नहीं है, सही तरीके से नहीं पूछा गया है प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 123वां प्रश्न है आश्रम व्यवस्थायाम कः आश्रमः श्रेष्ठो अस्ति। कौन सा आश्रम श्रेष्ठ आश्रम के नाम से, ज्येष्ठ आश्रम के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। 124वां प्रश्न है भारतीय संस्कृत्याम वेदाध्ययनम कस्मिन् आश्रमे उक्तम। कौन से आश्रम के अंतर्गत वेदाध्ययन कहा गया है, करना चाहिए भारतीय संस्कृति के अनुसार? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृत्यौ वर्ण व्यवस्थाया कः आधारो अस्ति। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का आधार है कर्म, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृतः। तो यहाँ पर हो जाएगा इत्यत्र वर्ण व्यवस्थाम अधिकृत्य रिक्त स्थानम पूरयत। तो आपको मैंने बोला था आप ये जो मंत्र है पुरुष सूक्त का, इसको अच्छे से याद करिए वर्ण व्यवस्था के संबंध में, क्योंकि ये सूक्त से संबंधित होकर भी पूछा जा सकता है और वर्ण व्यवस्था के संबंध में भी पूछा जा सकता है। तो बाहु से कौन उत्पन्न हुए? बाहु से उत्पन्न हुए क्षत्रिय। अगला प्रश्न है षोडश संस्कारेण परिगणितः। षोडश संस्कार में किसका परिगणन नहीं होता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्जन संस्कार का परिगणन 16 संस्कारों के अंतर्गत नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है मनुस्मृति अनुसारम विवाहस्य कति विधा सन्ति। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने भेद होते हैं? तो ये प्रश्न जो है ये डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, हालांकि 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। अगला प्रश्न है पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। पंच महायज्ञों में किसकी गणना होती है? तो पंच महायज्ञों के अंतर्गत गणित है देव यज्ञ। पंच महायज्ञों में देव यज्ञ के अतिरिक्त और कौन कौन से यज्ञ सम्मिलित हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं देखती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला प्रश्न है अतिथि यज्ञ कथ्यते। अतिथि यज्ञ कहा जाता है। देखिए अतिथि यज्ञ से संबंधित प्रश्न भी रिपीट होता रहा है, बार बार पूछा जाता रहा है, तो इसका सही उत्तर है नृयज्ञ। अतिथियों की पूजा करना, उनकी सेवा करना, ये नृयज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। 132वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयकः विधि नास्ति। रूपरेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि साम्य विधि पठन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधि है, ना कि लेखन कौशल की। अगला प्रश्न है कस्याम विधौ उदाहरणै नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है? तो ये हो जाएगा आगमन विधि। आगमन और निगमन में किस तरीके से अंतर करना है, आपको कैसे याद करना है, इसकी एक ट्रिक मैंने अपने शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो में आपको बताई है। तो आप व्याकरण शिक्षण से संबंधित जो वीडियो है चैनल पर उसे देख सकते हैं संस्कृत शिक्षण नामक प्लेलिस्ट से या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 134वां प्रश्न है संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि अस्ति। संभाषण की योग्यता के विकास के लिए सहायक विधि कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी भाषा संसर्ग विधि। 135वां प्रश्न है व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। व्याकरण का पर्याय है, तो शब्दानुशासन भी व्याकरण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्य विधया अनुसारेण। नाटक शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि के अनुसार अध्यापकः वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति
प्रश्नै अध्यापकः पात्राणां चरित्रं पाठगत भावानां च विश्लेषणं करोति। रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वक अभिनीतः क्रियते। या फिर कक्षायाम एव छात्रैः नाटकस्य अभिनयः क्रियते। आदर्श नाट्य विधि में क्या होता है? आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक ही वाणी के माध्यम से अपने स्वयं ही सारे पात्रों का अभिनय करता है, वाचिक अभिनय करता है। तो आदर्श नाट्य विधि के अनुसार पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है गीत नाट्य पद्धति भवति। गीत नाट्य पद्धति किसमें होती है? तो ये होती है पद्य शिक्षण में। 138वां प्रश्न है अर्थग्रहणार्थम सर्वाधिकः उपयुक्तः पठनम भवति। अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन क्या होता है? तो मौन पठन सर्वाधिक उपयुक्त होता है अर्थ ग्रहण के लिए। 139वां प्रश्न है लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् भवति। पत्र लेखने, निबंध लेखने, वाद विवादे, जीवनी लेखने। तो वाद विवाद में निश्चित रूप से मौखिक अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है पद्य शिक्षणस्य प्रमुखः अंगः अस्ति। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है, क्या है पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग? भावबोध, भाव का बोध कराना। अगला प्रश्न है छात्रैः न क्रियते। छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता, तो छात्रों के द्वारा आदर्श वाचन नहीं किया जाता, ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। 142वां प्रश्न है कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? तो जो लिखने की वर्तनी होती है, पेन इत्यादि होते हैं, वो उसका महत्व होता है लेखन कौशल में। 143वां प्रश्न है कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्नः समस्यात्मकः भवति। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? तो ये होता है प्रस्तावना कौशल में। 144वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः नास्ति। निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप नहीं है। अक्षरशः अनुवाद, सग्रंथानुवाद, छायानुवाद और तथ्यानुवाद। तो यहाँ पर हो जाएगा सग्रंथनानुवाद। अगला प्रश्न है दंडान्वयः विधौ दंडः कस्य सूचकः अस्ति। दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक है? तो इस विषय में हम बात कर चुके हैं, दंड है वाक्य का सूचक। 146वां प्रश्न है भाषा कौशलानां सोपानानां क्रमः अस्ति। भाषा कौशल के सोपानों का क्या क्रम है? सारे प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप बिल्कुल भी, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप असावधानी ना बरतें। LSRW करके इसको अच्छे से याद रखें कि ये भाषा कौशल के सोपान है। सबसे पहले इसमें लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। तो क्या हो जाएंगे भाषा कौशल के सोपान? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अगला प्रश्न है श्याम पट्ट लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति। श्याम पट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है। शब्दानां मध्ये समुचितं स्थानं, पंक्तीनां मध्ये समुचितं स्थानं, अक्षराणां उपयुक्तः आकारः या फिर रुचिकरः युक्तीनां प्रयोगः। तो ये तीनों तो होने चाहिए श्याम पट्ट लेखन कौशल में, ये नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है व्याकरणस्य पाठ योजनायां महत्वम दीयते। व्याकरण की पाठ योजना में महत्व दिया जाता है किसको? तो व्याकरण की पाठ योजना में प्रयोग और अभ्यास को महत्व दिया जाता है। 149वां प्रश्न है अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकः नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। पुनर्केंद्रण प्रविधि, अंतरक्रिया, शैली परिवर्तन, पुनः अनुदेशन प्रविधि या अनुबोधन प्रक्रिया। तो क्या होगा यहाँ पर? अंतरक्रिया, शैली परिवर्तन। और अंतिम प्रश्न है पद्य पाठ योजनायां कीदृशः प्रश्नान् भवन्ति। पद्य पाठ की योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते? सौंदर्यानुभूति प्रश्न, केंद्रीय भावस्य प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न या विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इस तरह से 150 प्रश्न हमारे समाप्त हो चुके हैं। आशा है आप इनमें से ज्यादा प्रश्न हल कर पाए होंगे, और अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको प्रश्न पत्र देखने से ही आइडिया हो गया होगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंतर्गत। तो
इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।